आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। आखिरकार आज वो घड़ी आ ही गई जिसका दिल्ली ही नहीं पूरे मुल्क को इंतजार था। क्या केजरीवाल फिर से दिल्ली के वजीर आला बनेंगे? क्या बीजेपी का 21 साल का वनवास खत्म होगा? कांग्रेस पर कितना यकीन जाहिर करेगी अवाम? इन सब सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे, क्योंकि आज दिल्ली असेंबली इलेक्शन में वोटों की गिनती होगी और फाइनल नताइज का भी आज ही ऐलान होगा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 9 बजे से सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इन सब के बीच सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी को पूरा यकीन है कि उनकी सरकार बनेगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नताइज आज आ जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आखिरकार आज सबको ये मालूम हो जाएगा कि दिल्ली की हुकूमत पर कौन काबिज होगा। क्या आम आदमी पार्टी इक्तदार में वापस आएगी या बीजेपी का दावा सही साबित होगा? कांग्रेस कहां खड़ी है इस सब में? ये तमाम तस्वीरें आज साफ हो जाएंगी। आज आखिरकार नताइज का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वोटिंग 8 फरवरी को मुकम्मल हुई है। आज नताइज सामने आ जाएंगे। तमाम एग्जिट पोल्स के अंदाजे के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल्स के अंदाजों पर खुशी मनाने के बजाय आम आदमी पार्टी कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है तो कभी इलेक्शन कमीशन पर शक जता रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली इंतखाबात की फाइनल वोटिंग फीसद जारी करने में हुई देरी को लेकर बीजेपी और ईसी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने पूछा है कि आम आदमी पार्टी को किस इदारे पर यकीन? इसका मतलब कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कुछ दाल में काला है, कोई खेल चल रहा है अंदर अंदर। ईवीएम पे सवाल उठा दिया तो प्रतिशत नहीं बताया। पहले ईवीएम पर सवाल, फिर इंतखाबी कमीशन पर निशाना। आम आदमी पार्टी को जीत की खुशी नहीं, नतीजों का खौफ क्यों? असेंबली इंतखाबात के सारे एग्जिट पोल्स के अंदाजों ने एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने पर मुहर लगा दी है, लेकिन एग्जिट पोल्स के महज कुछ घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ का खदशा जताना शुरू कर दिया है और फिर अगले दिन इंतखाबी कमीशन की जानिब से फाइनल वोटिंग फीसद जारी करने में हो रही देरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी के इल्जामात के कुछ ही घंटों बाद ही इंतखाबी कमीशन ने बता दिया कि दिल्ली में इस बार 62.59% वोटिंग हुई है। पूरी दिल्ली को, देश को, मीडिया वालों को इस बात का इंतजार था कि चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिल्ली में हुई है। लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उस समय भी सेम डे फिगर बता दिया जाता है कि इतना मत प्रतिशत पड़ा। मुझे याद है उस जमाने में जब बैलेट से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, चुनाव संपन्न होने के बाद अखबारों में खबरें आ जाती थी, टीवी पे खबरें आ जाती थी कितना मत प्रतिशत चुनाव में मतदान हुआ। हमारा जो वोटर टर्नआउट आया है वो है 62.59%। आप सब जानते हो कि लोकसभा इलेक्शन में हमारा टर्नआउट 60.5% था। सो इट इज़ स्लाइटली मोर देन दैट, इज़ अबाउट 2% मोर देन दैट। इंतखाबी कमीशन ने आम आदमी पार्टी के उन इल्जामात का भी जवाब दिया जिसमें देर से आंकड़े जारी करने पर सवाल उठाए गए थे। संजय सिंह ने कहा था कि इंतखाबी कमीशन बताए कि क्या खेल चल रहा है। इसके जवाब में दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि हर बूथ से डेटा जुटाने और फाइनल नताइज पर पहुंचने में वक्त लगा। पहले वजीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए कि आखिर इंतखाबी कमीशन ने वोटिंग के इतने वक्त बाद भी वोटिंग फीसद क्यों नहीं जारी किया।
केजरीवाल ने ट्वीट किया था, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, इंतखाबी कमीशन कर क्या रहा है। वोटिंग के कई घंटे बाद भी उन्होंने वोटिंग के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी ने इंतखाबी कमीशन और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी लीडरान ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि आप एग्जिट पोल जीतकर भी नाखुश दिख रहे हैं, हम एक्चुअल पोल जीतकर काम पर जुटने को तैयार हैं। ईवीएम पर सवाल उठाकर दिल्ली के अवाम की तौहीन कर रहे हैं आप। दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी से पूछा कि उन्हें किस इदारे पर यकीन है। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने सवाल किया कि आखिर एग्जिट पोल में इतनी बड़ी जीत के अंदाजे के बावजूद केजरीवाल और उनकी पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो अपने ही लीडरान को हराने में जुटी थी। वहीं कांग्रेस बीजेपी की हार में अपनी जीत तलाश करने की कोशिश में जुटी है। आम आदमी पार्टी वोटिंग खत्म होने के बाद से स्ट्रांग रूम की निगरानी में जुटी है। ईवीएम के साथ साथ उसे इंतखाबी कमीशन पर भी यकीन नहीं है, वो भी तब जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली के अवाम ने उनके फ्री के ऑफर वाली सियासत पर मोहर लगा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखकर घबरा रही है, जिसमें वो 48 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, या फिर केजरीवाल एंड कंपनी को अपने वोटर्स या यूं कहें कि दिल्ली वालों पर यकीन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार दिल्ली असेंबली इलेक्शन याद किया जाएगा। मुतनाज़ा बयानात के लिए इलेक्शन के दौरान जमकर बयानबाजी हुई। कई लीडरान पर इलेक्शन कमीशन ने बैन भी लगाया। दिल्ली के सियासी वबाल में मुतनाज़े बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर बढ़ता ही चला गया। खासकर बीजेपी लीडरान ने तो सियासी हदें ही पार कर डाली। सबसे आगे रहे बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा, जिन्होंने कहा कि शाहीन बाग में जमा होने वाले आपके घरों में घुसकर कत्ल और रेप करेंगे। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को दहशतगर्द तक कह डाला। केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं, हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ें या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से। मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने दिल्ली इंतखाब को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला बता डाला, तो वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने शाहीन बाग को करंट लगने वाले बयान पर भी काफी तनाज़े हुआ। बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ तो मुखालिफिन को सीधे सीधे गोली मारने की बात कह गए। देश के गद्दारों को ज्यादा आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए, लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ये भी इल्जाम लगाया कि केजरीवाल सरकार शाहीन बाग में धरना देने वालों को बिरयानी सप्लाई कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 6 माह बाद मुल्क के नौजवान पीएम मोदी को डंडा मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई हिकमत अमलियों पर एक साथ काम करते दिखे। बीजेपी एक के बाद एक बाउंसर फेंकती रही, लेकिन केजरीवाल हर बार डक करते रहे। केजरीवाल ने पूरी कोशिश की कि वो शाहीन बाग और कौम परस्ती के मुद्दे की बजाय 5 साल के काम पर अटल रहे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने में अब कुछ ही वक्त बचा है। सभी एग्जिट पोल्स में दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी हो रही है। एग्जिट पोल में एक सिरे से केजरीवाल सरकार रिपीट करने का ऐलान किया जा चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ 2019 के लोकसभा इंतखाब में बीजेपी को सभी 7 रुकने पार्लियामेंट देने वाली दिल्ली एग्जिट पोल में केजरीवाल को अक्सरियत देती दिख रही है। इसकी वजह है केजरीवाल की वो हिकमत अमली जिसने सभी पार्टियों, खासकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया।
अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी तशहीर का आगाज बीजेपी की जानिब ये सवाल दागते हुए किया था कि बीजेपी में वजीर आला का चेहरा कौन है। दिल्ली में तो केजरीवाल के नारे की तोड़ बीजेपी के पास नहीं नजर आई। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही ये साबित करने की कोशिश की है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तशहीर को केजरीवाल के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है, इसी के इर्द गिर्द देखा। आम आदमी पार्टी के सभी अरकान असेंबली और लीडरान ने पूरे इंतखाबी तशहीर के दौरान सरकार के 5 साल के कामों पर ही फोकस रखा। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तालीम, मोहल्ला क्लिनिक जैसे मुद्दों को ही उठाया। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त खिदमात की गारंटी का वादा कर हर घर में गारंटी कार्ड और रिपोर्ट कार्ड भिजवाया। इससे अवाम में पैगाम गया कि मुफ्त खिदमात अगले 5 साल भी जारी रहेंगी। साथ ही केजरीवाल ने अवाम को डर दिखाया कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो मुफ्त खिदमात बंद कर दी जाएंगी। केजरीवाल पूरे इंतखाबी तशहीर के दौरान शाहीन बाग और राष्ट्रवाद के मुद्दे से बचते रहे। वो बीजेपी की इंतखाबी चाल में ही नहीं फंसे। आखिर में उन्होंने हनुमान चालीसा और हनुमान मंदिर जाकर खुद को राम भक्त होने का भी पैगाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आम आदमी पार्टी को सिर्फ इलेक्शन कमीशन से शिकायत नहीं है। ईवीएम को लेकर भी आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट कर सवाल उठाए। ईसी ने आम आदमी पार्टी के इल्जामात को न सिर्फ खारिज किया बल्कि उन इल्जामात का जवाब भी दिया है। जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम बने हैं 21 जगहों पे, आप बताइए सड़क पे कैसे ईवीएम उतारी जा रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने 2 वीडियो ट्वीट किए। पहले वीडियो में एक इंतखाबी अफसर डीटीसी की बस में हाथ में ईवीएम लिए दिखाई दे रहा है। संजय सिंह ने सवाल किया कि ईवीएम सील करके सीधे स्ट्रांग रूम में भेजी जाती है, फिर अफसरान को ईवीएम कैसे मिली? इस बारे में उन्होंने इंतखाबी कमीशन से सवाल किया। इंतखाबी कमीशन ने ईवीएम में छेड़छाड़ के इल्जामात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और वाक़े को पूरी तफसील से बताकर सारी अफवाहों पर रोक लगाने की कोशिश की है। लेकिन वो वीडियो ये दिखाती है कि ईवीएम की मशीनें सड़क पर किसी जगह उतारी जा रही है। आप सब लोग मुझे बताइए, जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम बने हैं 21 जगहों पे, जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम के अंदर जाके व्यवस्था है कि वहां पर ईवीएम उतारी जाएगी, आप बताइए सड़क पे कैसे ईवीएम उतारी जा रही है? कोई सुरक्षा नहीं, आसपास कोई केंद्र भी नहीं दिख रहा है, कोई सेंटर नहीं दिख रहा है। उस सेक्टर ऑफिसर को 2 रिजर्व मशीन्स, 2 सेट्स ऑफ रिजर्व ईवीएम्स और एक सेट में एक सीयू होती है, एक बीयू होती है और एक वीवीपैट होती है। तो उसको 2 सेट इशू किए गए थे एज रिजर्व, और उसका जो एरिया था वो तंग गलियों वाला एरिया था। तो दोनों लोकेशंस पे उसने एक रिजर्व मशीन एक लोकेशन पे रख दी थी और दूसरे लोकेशन पे रख दी थी। और एक्चुअली सड़क से जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ से लगभग 500 मीटर का उसका पैदल रास्ता था। तो वो मशीन ला रहे थे गाड़ी में वापस स्ट्रांग रूम में ले जाने के लिए, अनयूज्ड रिजर्व मशीन। बोथ दीज मशीन्स वर रिजर्व मशीन्स, उसमें कोई पोलिंग नहीं हुई थी। तो वो जब ला रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसको देख के कुछ उनको ऐसा लगा कि ये पोल्ड मशीन तो जा चुकी हैं स्ट्रांग रूम में, तो फिर ये एक और मशीन कहाँ जा रही है यहाँ से। तो इसलिए उन्होंने उनको पूछा और उनको घेरा। तो सब सेट है मामला, कुछ पक रहा है अंदर आपके कॉन्फिडेंस को देख करके। ये कॉन्फिडेंस क्यों है आपको इतना? नहीं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आप जनता के लिए सच्चे मन से कुछ कर रहे हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 साल के कार्यों की गूंज है वो दिल्ली की जनता पे निश्चित रूप से अपना असर करेगी।
और जनता जो भी आज जनादेश देगी। मनोज जी, सीटें कितनी आ रही हैं? हम भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली सरकार में आ रही। सीटें बताइए ना, आप 48 कह रहे थे पहले। हाँ, तो जो कह दिया है वो कह दिया है, जब तक रिजल्ट नहीं ना है। आज फिर बोलिए। हमारा तो मन, जो मैंने कहा है, अभी भी 48 प्लस सीट का है। अच्छा। अगर वो 55 भी हो जाए तो आश्चर्य मत करिए। मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, अगर 48 सीटें आ रही हैं तो बीजेपी को फीडबैक है। आपको मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा अशोक भाई बहुत जल्दी। गोरा चिट्टा मुख्यमंत्री क्यों? आज हनुमान जी का नाम लीजिए, और मैं पंडित दीनदयाल जी की आज बलिदान दिवस मनाने चल रहा हूँ। देखो, हम लोग सबके समक्ष हैं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय पूरे दिल्ली से आकर के, और अभी तो आम आदमी पार्टी के नेता निकले भी नहीं होंगे। एक सवाल है, शाहीन बाग के नाम पर वोट पड़ेंगे या विकास के नाम पर? देखो, अब तो वोट पड़ गए हैं, अब इसकी समीक्षा हम शाम को करेंगे। आज ये आपने कहा था ट्वीट हमारा सेव कर लीजिए, सेव हो चुका है ट्वीट आपका। सेव रखिए, 12 सेव हो गया आपका। 12 बजे बताएंगे आपको। कुछ उलट फेर हो गया तब? उलट फेर जो भी होगा आपके सामने ही होगा। आज स्क्रीनशॉट दिखाने का मौका होगा ट्वीट का, 11-12 बजे के लगभग। ये देखिए मनोज तिवारी जी का ट्वीट। मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा मनोज भाई, अगर हार हुई तो स्वीकार कर लेंगे? अरे भाई, हर जनादेश स्वीकार करना चाहिए। अच्छा। मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो जितनी बातें करनी थी हो गई। अब जनादेश स्वीकार करने का है। हाँ, ईवीएम को दोष देने का किसी को नहीं सोचना चाहिए। सबसे आखिर में मनोज जी एक सवाल, क्या हम ये मान के चले आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो रही है, और ये बातचीत हम आगे चल के ये बताएंगे, देखिए सुबह सुबह आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई। अब तो देखिए, हमारी तो दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी से बातचीत की मीडिया ने अभी नताइज को लेकर पूरी तरह से कन्विंस भी नजर आए, लेकिन आज थोड़ी कंफ्यूजन भी उनकी बातों में नजर आई। उन्होंने ट्वीट किया था कि दिल्ली की हुकूमत पर बीजेपी काबिज होगी और इस ट्वीट को सेव कर लिया जाए। उसी को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल जवाब भी किए। तो नतीजों का दिन है आज। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन को लेकर पूरे मुल्क को नताइज का इंतजार है। हेलो पीसीपी। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में मकामी इश्यूज से लेकर कौमी मुद्दे हावी रहे। जहां बीजेपी ने कौमी मुद्दों को उठाया, वहीं आम आदमी पार्टी ने मकामी मुद्दों को लेकर तशहीर की। करीब साल भर पहले ही इलेक्शन मोड में आ चुकी आम आदमी पार्टी ने गुज़िश्ता 5 बरस के कामकाज और आने वाले 5 बरस के लिए वादों और इरादों के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए उनमें सस्ती बिजली, मुफ्त पानी, बेहतर स्कूल और तालीम, अच्छे अस्पताल, सेहत और दिल्ली में आलूदगी को काबू करने के मुद्दे को अहम माना था। आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर आम आदमी को उसका जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जीने में मदद करने के लिए, उसके परिवार में खुशहाली के लिए सरकार चलाने का संकल्प रखती है, सरकार चलाने का विजन रखती है। केजरीवाल सरकार ने मुफ्त मंसूबे जारी रखने के साथ साथ यमुना को साफ बनाने का भी वादा किया। तो दूसरी जानिब बीजेपी शुरू से ही केजरीवाल सरकार को पूरी तरह नाकाम बताकर हमलावर रही। बीजेपी के अहम मुद्दों में शाहीन बाग का धरना, शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी, कच्ची कॉलोनियों और साफ पानी मुहैया कराने का वादा था। बीजेपी जो कहती है वो करती है, और हम 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल मिनिमम बना करके दिल्ली की जनता को 5 साल में देंगे। अनाधिकृत घर को नई अधिकृत कॉलोनी के रूप में जाना जाने लगा है। अब हम उनके विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। हालांकि बीजेपी का सारा जोर शाहीन बाग और हिंदू मुसलमान से जुड़े मुद्दों पर रहा, ताकि इंतखाब में पोलराइजेशन किया जा सके। मुफ्त खिदमात के लिए केजरीवाल को कोसने वाली बीजेपी खुद भी मुफ्त के वादों से पीछे नहीं हटी और आम आदमी पार्टी के मुफ्त मंसूबों को जारी रखने के साथ साथ गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटी तक का वादा कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंतखाबी तशहीर के दौरान अलग अलग तरीके से तशहीर के लिए बातें की बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाया, सीएए को भी मुद्दा बनाया, इसको लेकर चल रहे एहतजाज को भी मुद्दा बनाया। लेकिन
आम आदमी पार्टी ने मकामी इश्यूज पर फोकस किया। आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले 5 साल में किए गए कामों का दावा करते हुए लोगों के बीच वोट मांगा। ये इंतखाबी जंग इसी तरह से चलती रही पूरे तशरीर के दौरान। आखिरकार आज नताइज का दिन आ गया। 8 फरवरी को वोटिंग मुकम्मल हो गई थी। आज अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन दोपहर आते आते तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली की हुकूमत पर कौन काबिज होगा। तमाम अपडेट मुसलसल जी सलाम आप तक पहुंचाता रहेगा। एक एक लम्हे की खबर, एक एक लम्हे में कब कौन किस पर भारी पड़ रहा है वोटों की गिनती के दौरान, ये तमाम अपडेट हम आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेंगे। हालांकि एग्जिट पोल्स के नताइज आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से इक्तदार देते हुए नजर आ रहे हैं, इक्तदार में लाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन ये सच है कि जो बड़ा मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच था, तशहीर में भी और जिस तरह से लोगों ने वोट डाले उस तरह से भी। अब थोड़ी देर में तस्वीर साफ होने लगेगी धीरे धीरे करके कि आखिरकार दिल्ली में कौन काबिज होता है इस बार। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए 8 फरवरी को वोटिंग का अमल पूरा हुआ और अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम अपडेट मुसलसल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कुछ सीटें ऐसी हैं दिल्ली में, करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। कौन दिग्गज इन सीटों पर बाजी मारेगा ये भी देखने वाली बात होगी। ये सीटें किसी भी पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए बड़ा अहम रोल अदा करने वाली हैं। वहीं जो मुख्तलिफ पार्टियों के स्टार चेहरे हैं उनकी किस्मत का भी फैसला इन्हीं सीटों से होगा। तो वोटिंग के बाद आज दिल्ली के अवाम अपना फैसला सुनाने जा रही है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की 1 दर्जन असेंबली सीटें ऐसी हैं जिन पर सभी की निगाहें। ये सीटें किसी भी पार्टी को इक्तदार में लाने के लिए बड़ा अहम रोल अदा करने वाली हैं। और ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। पूजा की जा रही है, इबादत की जा रही है अलग अलग तरीकों से। आम आदमी पार्टी के लीडरान की ये तस्वीरें हैं। अपनी अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम अमल भी शुरू हो गए। बता दें आपको कि द्वारका ऐसी एक सीट है जिसका जिक्र अभी हमने किया। 2015 में आम आदमी पार्टी के आदर्श शास्त्री ने यहाँ करीब 40,000 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब आम आदमी पार्टी ने आदर्श शास्त्री का टिकट काट दिया। उनके साथ ही यहाँ तमाम इक्वेशन बदल गए। वहीं आदर्श शास्त्री ने नाराज होकर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साबिक एमपी महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा को इस सीट से टिकट दे दिया, जबकि बीजेपी ने साबिक एमएलए प्रद्युमन राजपूत को मैदान में उतारा। तो द्वारका सीट ऐसी एक सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं कि आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लेते हुए आखिर टिकट क्यों बदली और टिकट बदलने के बाद नताइज क्या होंगे। इस तरह की करीब 1 दर्जन सीटें हैं जिन पर बड़ा फेरबदल हुआ, जिन पर तमाम इक्वेशन चेंज हो गई, रिस्क लिया गया मुख्तलिफ जमातों की तरफ से और इस तरह से सियासी मैदान में उतरा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के लीडरान की तस्वीरें हैं। पूजा पाठ का अमल शुरू हो गया है अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए और उम्मीद नजर आ रही हैं तमाम सियासी जमातें, तमाम लीडरान, सबको यकीन है कि दिल्ली की हुकूमत पर इस बार वही काबिज है। तो द्वारका की तरह ही हरिनगर सीट भी है दिल्ली में। मगरबी दिल्ली की हरिनगर सीट पर पंजाबी वोटर्स की अक्सरियत है। यहाँ पिछली बार आम आदमी पार्टी के जगदीप सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जगदीप सिंह के बजाय कांग्रेस से आप में आई राजकुमारी ढिल्लन को अपना उम्मीदवार बना दिया।
अब यहाँ इस सीट पर पेच ये है कि कांग्रेस ने इस बार इलाके के काउंसलर को ही उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने तेजिंदर पाल बग्गा को टिकट नहीं दिया। ऐसे में इस सीट पर भी मुकाबला बेहद अहम होगा। पूजा की ये तस्वीरें आरती उतारी जा रही है आम आदमी पार्टी के लीडरान में। और ये तस्वीरें मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स की आपको हम दिखाने लगे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग सियासी जमातों के काउंटिंग एजेंट्स यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद यानी सुबह करीब 8 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। काउंटिंग सेंटर्स पर अलग अलग जमातों के काउंटिंग एजेंट्स पहुँचना शुरू हो गए हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने एजेंट मुंतखब किए हैं जो काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे वोटों की गिनती के दौरान। ये तस्वीरें मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स की आप देख रहे हैं। मुकाबला सख्त है, मुकाबला दिलचस्प भी है। दिल्ली के अवाम ने किस को अपने दिल पर राज करने का हुक्म सुना है, ये आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दिल्ली इंतखाब के नताइज आने वाले हैं, गिनती शुरू होने वाली है थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। तमाम काउंटिंग एजेंट्स काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सब ने अपने अपने दावे किए हैं जीत को लेकर। बीजेपी को पूरा यकीन है कि एग्जिट पोल्स चाहे कुछ भी कहते हो, जीत बीजेपी को ही मिलने वाली। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली इंतखाब के लिए तशहीर के दौरान तमाम सियासी जमातों के अपने अपने दावे और वायदे थे। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा मौजूद है, काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। शुएब, आप किस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं इस वक्त, क्या माहौल है यहाँ पर अभी? देखिए, मैं महारानी बाग में एक जो काउंटिंग सेंटर है यहाँ पर मौजूद हूँ। बड़ी बात इस सेंटर की यही है कि जो दिल्ली इंतखाबात के दौरान, असेंबली इंतखाबात के दौरान हमने देखा कि शाहीन बाग का या जामिया का जो मुद्दा छाया रहा, तो ओखला की जो असेंबली सीट है उसकी काउंटिंग भी यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा भी कई सीटों की काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। मीराबाई पॉलिटेक्निक है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है। हर किसी के आने जाने पर यहाँ पर पाबंदी है, कोई अंदर यहाँ से नहीं जा सकता बगैर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कार्ड दिया गया है उसके बिना कोई अंदर यहाँ पर नहीं जा सकता। उसकी कुछ देर के बाद क्योंकि काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी मुमताज। और बड़ी बात यही है कि इस पूरे असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने शाहीन बाग को या जामिया को, खासतौर पर शाहीन बाग के नाम का जिक्र लगातार वो करते रहे। यहाँ तक कि गृह मंत्री, वजीर दाखिला अमित शाह भी कई मंच से शाहीन बाग का मुद्दा उठाते रहे। तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के वो शाहीन बाग का मुद्दा उठाते रहे। सवाल आज ये है कि क्या शाहीन बाग के मुद्दे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? क्या शाहीन बाग का जो मुद्दा है, जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी, क्या उस तरह से वो वोट उसके पक्ष में पड़े हैं? क्या ये कुछ देर के बाद जब जो ईवीएम है उससे वोटों की गिनती शुरू होगी तो वो भी जो नतीजे आएंगे या रुझान शुरुआत में आएंगे उससे तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इस सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी अभी कुछ देर पहले, क्योंकि मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी के सदर भी है और सांसद भी है, वो मीडिया से बात कर रहे थे। उनकी बातों में कुछ चीजें इस तरह की अब नजर आई कि बीजेपी को ये लग रहा है कि बातें तो उनकी तरफ से कई ऐसी की गई पिछले 2 दिनों में जब वोटिंग हो चुकी थी और एग्जिट पोल के नतीजे आए। एग्जिट पोल के नतीजों को भी उन्होंने गलत करार दिया, तमाम चीजें कही गई। लेकिन मनोज तिवारी ने अब ये माना मीडिया से बात करते हुए कि जाहिर सी बात है कि जो भी जनता का फैसला होगा, ईवीएम से जो भी नतीजा निकलेगा उसको वो स्वीकार करेंगे। तो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी ये किया कि अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम लग रहा है पिछले 2 दिनों से, जिस तरह से आप बोलते रहे कि 48 से ज्यादा सीटें आएगी। तो मनोज तिवारी को भी ये पता है कि एग्जिट पोल, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जिसने बीजेपी को इस स्थिति में या इस हालत में दिखाया हो कि वो सरकार बनाने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा जो एग्जिट पोल है वो 20 से 25 सीटों तक भी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं आया। तमाम एजेंसी के एग्जिट पोल जो देखे जो 35 से ज्यादा सीटें दे रही हो बीजेपी को। तो बीजेपी के नेताओं को भी पता है कि कुछ तो कहीं ना कहीं जो आवाम का जो प्यार है वो उनके साथ कम से कम एग्जिट पोल में आता नजर नहीं आ रहा है। अब क्या वही एग्जिट पोल नतीजों में
बदल शुभ 8 जाएंगे बजे से या फिर वोटों की कुछ और गिनती होने का वाला अमल है। शुरू हो क्योंकि कई जाएगा। मौकों पर शुरुआती रुझान कितनी देर में आना शुरू हो जाएंगे शुएब, गिनती का अमल शुरू होने के बाद? देखिए, शुरुआती रुझान तो 15-20 मिनट में ही हम देखते हैं कि तमाम जगहों से आने शुरू हो जाते हैं कि कौन आगे चल रहा है, पोस्टल बैलेट हो दूसरे तरीके से। लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि ईवीएम से भी कई बार हमने उत्तर प्रदेश में जब असेंबली इंतखाबात हुए, तो दूसरी जगहों पर हरियाणा में भी कि करीब 11-12 बजे तक भी ये तमाम चीज़ें होती रहती है कि पल पल चीज़ें बदलती है, क्योंकि अगर एक तरीके से जो फाइट है वो बहुत नज़दीकी अगर कैंडिडेट के साथ है किसी के, तो फिर तो हम ये देखते हैं कि लगातार जो उलटफेर है वो होता रहता है। 1-2 बजे तक भी जो वोटों की गिनती है वो जब चलती है तो तब भी कई बार ये रहता है कि कोई कैंडिडेट आगे चल रहा है, कोई कैंडिडेट पीछे हो रहा है। हमने कई असेंबली इंतखाबात के दौरान ये देखा है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो 10-15 मिनट से पहले ही कई जगहों पर की शुरुआत में, क्योंकि जो फौरी तौर पर पहला रुझान आता है वो कुछ मिनट के बाद ही ये सामने आ जाता है कि इस पार्टी का जो कैंडिडेट है इस सीट से आगे चल रहा है। फिर बाद में अगर ये रहता है कि कोई भी जो कैंडिडेट है कम वोटों से आगे है, तो यकीनन उसी हिसाब से वो अगर आगे पीछे होता है तो चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन दिल्ली में कम से कम जिस तरह के एग्जिट पोल है, अगर उसी तरह के रुझान सामने आते हैं तो यकीनन फिर बीजेपी के लिए बेहद मुश्किलें होने वाली है। खासतौर पर इस लिहाज से भी कि 2015 में हमने देखा था कि तमाम जगहों से बीजेपी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में या केंद्र में सरकार बनाने में वो कामयाब रही थी 2014 में। लेकिन 2015 में उनका जो जीत का रथ था वो दिल्ली आकर थम गया था। उसके बाद बिहार में भी उसको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब बिहार में इत्तेहाद की सरकार है। इसी तरह से अब वही चीज जो नजर आ रही है कि 2019 में बीजेपी ने 2014 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत का उसको मिला जो आम इंतखाबात हुए और फिर से वजीर आजम बने नरेंद्र मोदी। लेकिन दिल्ली के जो हालात है, जो एग्जिट पोल के दिखा रहे हैं, वो अच्छे नहीं है बीजेपी के लिए। और क्या उसी तरह से कुछ होने वाला है जो 2015 में हुआ था, या इस बार चीजें उलट जाएगी और जो एग्जिट पोल है क्या वो गलत साबित हो जाएंगे? ये तमाम भी सवाल कई तरह के लोग उठा रहे हैं। कई जो बीजेपी के लीडर हैं उनको लग रहा है कि शाम के वक्त जब वोटिंग हुई 8 फरवरी को, जो बड़ी है वोटिंग वो उनके पक्ष में गई और एग्जिट पोल पहले ही हो गए थे। ये तमाम तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब कयास का आज दिन खत्म होने वाला है। तमाम जो अंदाजे हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो हकीकत है वो ही सामने आने वाली है ईवीएम से कुछ देर के बाद। और उसी की तैयारियां तमाम तरह की यहाँ बैरिकेड्स लगाकर, क्योंकि दिल्ली में कई सेंटर बनाए गए हैं और ये सेंटर इसीलिए खास है क्योंकि पूरी दिल्ली में जो चुनाव लड़ा गया जी वो शाहीन बाग के नाम पर बीजेपी ने लड़ा। अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिजली, पानी, अस्पताल या स्कूल के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे। अब आज ये देखना होगा कि दिल्ली की जो आवाम है उसने क्या पसंद किया। शाहीन बाग के मुद्दे पर उन्होंने वोट डाला, राष्ट्रीय मुद्दे जो है उन पर वोट डाला, या फिर जो मकामी दिल्ली के मुद्दे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं का जो सफर है बसों में वो फ्री, स्कूल अस्पताल के अच्छे हालात, ये तमाम जो दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या इन मुद्दों पर वोट उन्होंने डाला? कुछ देर के बाद ये तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। उसी की तैयारियां पूरी दिल्ली में की गई है। बिल्कुल शुएब, उसी की तैयारियां की गई हैं। कुछ देर बाद हम फिर लौटेंगे शुएब आपके पास। फिलहाल आपका शुक्रिया अभी तक के तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया शुएब आपका। इस बीच अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं राहुल मिश्रा। राहुल, आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स में जो रुझान आए, एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को हुकूमत में वापस लौटते हुए दिखाया गया। उसके बाद तमाम तैयारियां कर ली। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाइयां और नमकीन भी मंगा ली गई है। बीजेपी ने भी दावा किया है कि एग्जिट पोल के नतीजे चाहे कुछ भी हो, मनोज तिवारी ने कहा कि जीतेंगे हम ही, मेरे इस ट्वीट को महफूज रख लीजिए। बीजेपी दफ्तर में क्या माहौल है? क्या वहां भी जीत के जश्न की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जीत के जश्न क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है और उसके बाद जो ईवीएम्स हैं उनकी कहीं सीधे तौर पे काउंटिंग शुरू हो जाती है और 9 बजे से शुरुआती रुझान आना शुरू हो जाता है कि आखिर में कौन पार्टी, और उससे कहीं एक क्लियर ट्रेंड होने लगता है कि आखिर में कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है, किसको शाह मिल रहा है, किसको मात मिल रही है यहाँ पे। लेकिन भाजपा के यदि कार्यालय में, क्योंकि मैं भी इस समय हूँ, तमाम तैयारियां भाजपा की तरफ से भी की गई हैं। अभी इस समय
में, क्योंकि फिलहाल यदि कहा जाए भाजपा वेट एंड वॉच के यदि सिचुएशन कहा जाए तो उस सिचुएशन में ही है यहाँ। लेकिन तमाम जो कहा जाए कि भाजपा कार्यालय, क्योंकि मैं 14 पंथ मार्ग जो बीजेपी स्टेट ऑफिस है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उनकी तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है और तमाम जो दावे एग्जिट पोल की तरफ से किए गए कि इस बार फिर से एक बार एएपी की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी अपना फिर से रिटेन करने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर आने वाली है। लेकिन यहाँ जब भाजपा के जब लोगों से, जब भाजपा के नेताओं से जब बात की गई या भाजपा के नेताओं का दावे पर उस कार्य पद्धति पर आरोप करना ठीक नहीं। लेकिन एग्जिट पोल आपके मन के मुताबिक नहीं थे। एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट नहीं होते हैं, एग्जिट पोल का एक संकेत होता है। इसके पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि एग्जिट पोल झूठ निकले, एग्जिट पोल ठीक नहीं निकले और लोगों के अपेक्षा के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि आज चुनाव का नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। तो राहुल हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहुल, तो जाहिर है तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है जीत को लेकर, दावे भी सबने अपने अपने किए, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। राहुल, बीजेपी लीडरान को इतना यकीन है इस बार, जो मुद्दे थे, मकामी मुद्दे थे, उस पर फोकस किया आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने सीए शाहीन बाग पर ज्यादा फोकस किया। आपको क्या लगता है राहुल, दोनों ही जमातों को ये भरोसा है या भरोसे से आगे ज्यादा जाकर दोनों सोच रहे हैं? क्या लगता है आपको, आपका तजुर्बा क्या कहता है राहुल? तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना, कह रहे थे कि जीत के लिए एक बार फिर से तैयार हैं, लोगों ने मुद्दों पर वोट किया है, जिस तरह से पहले 5 साल काम किया आगे भी इसी तरह से काम करेंगे। बहरहाल राहुल, सबके अपने अपने दावे, हम आपसे यही बात कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली के अवाम ने किस बात पर फोकस किया होगा, क्या सोचकर दिल्ली के अवाम गई होगी वोट डालने के लिए? देखिए, यदि मुद्दे, क्योंकि अलग अलग मुद्दे रहे थे, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दे अलग अलग यहाँ पर रहे थे। चाहे जब मैं वही कह रहा था कि विधानसभा का जब चुनाव लड़ा जाता है तो हमेशा विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे ज्वलंत रहते हैं, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, इन सभी मुद्दों का होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि शाहीन बाग का मामला है और उसी को लेकर के और सीए को जिस तरीके से विरोध देखने को मिला था, वो मुद्दा सबसे फिर उसके बाद बीजेपी ने उस मुद्दे पे आक्रामक तौर पे कहीं उस पे फाइट किया और उस मुद्दे को अपना एक जो चुनाव में रैलियों में उसको एक मुद्दा बनाया गया और उसी को लेकर के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, यदि कहा जाता है कि यदि आपको अच्छी तरीके से खेलना है तो आपको अपने पिच पर लेकर के आना होता है और वहीं पर जाकर के आप खेलिए, क्योंकि उस पिच के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है और उस पिच पर कहीं सीधे तौर पर मेरा ज़्यादा भरोसा है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने पिच पर लेकर के इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सभी को लेकर के यहाँ पर आई थी। और क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि तमाम दावे यदि कहा जाए तो एएपी की तरफ से किए गए, जिसमें कि उसने बिजली को सस्ता कर दिया, बिजली को फ्री किया, लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री दे रही है, बस राइड्स फ्री दे रही है और तमाम दावे जो है एएपी की तरफ से यहाँ पर किए गए थे। लेकिन जब पूरा हम देखें तो इन मुद्दों के साथ साथ में सबसे ज्वलंत मुद्दा यहाँ सीए का रहा और इस पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कहीं सीधे तौर पे अपने उस पर कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी करती रही या रैलियों में उसका कहीं ना कहीं जिक्र होता रहा था। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में इस पे कितना एज किस पार्टी को मिला है, किस पार्टी को इसमें कितना जनता इन सभी चीज़ों को समझ पे आई है, क्योंकि 8 बजे से यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी, पहले पोस्टल बैलेट, फिर उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शुरुआती रुझान तकरीबन 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा और उसी में पता चलने लगेगा कि आखिर में ट्रेंड, दिल्ली का मूड जो है किस तरफ में गया है, किन मुद्दों को आखिर में जनता समझी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी के लिए खास तौर पे यदि कहा जाए कि काफ़ी लंबा अंतराल रहा है, काफ़ी लंबे समय से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से, जो दिल्ली विधानसभा की सत्ता से कहीं ना कहीं दूर रही है और इसलिए बीजेपी उम्मीद यही जता रही है कि इस बार कहीं उसको परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहेगा। इस बार बीजेपी जो बनवास रहा है उस बनवास को कहीं ना कहीं ख़त्म कर पाएगी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही और पिछली बार हार का मुख देखना पड़ा और हार के साथ साथ में यदि कहा जाए तो 0 सीट्स उसकी आई थी यहाँ, क्योंकि कांग्रेस का पूरी तरीके से वोट यदि कहा जाए तो वो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और उसी के कारण जो पिछली बार एएपी का प्रदर्शन रहा था, एएपी 70 में से 67 सीटें लेकर के आई थी और प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बनाई थी।
तो ये देखना होगा कि आखिर में क्या कांग्रेस अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसको कहीं सीधे तौर पे पा पाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिला तो कांग्रेस की तरफ से उतना जो जोर एक लगाया जाता है उस तरीके राहुल जो तशहीर की गई पूरे इंतखाबी तशहीर के दौरान, पूरे प्रचार के दौरान, राहुल कांग्रेस ने कभी खुद को खुद मुकाबले में नहीं माना। कांग्रेस ने उस हिसाब से तशहीर भी नहीं की, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कांग्रेस ने ये इंतखाब लड़ा है। ऐसे में कांग्रेस को इतनी उम्मीद क्यों है कि फिर कांग्रेस आ जाएगी वापस हुकूमत में 15 साल राज करने के बाद? और अब बीच में आम आदमी पार्टी ने ये वक्त लिया है, बीजेपी को भी अपना वनवास खत्म करना है, लेकिन कांग्रेस ने तो खुद को भी खुद मुकाबले में नहीं माना प्रचार के दौरान। आप सही कह रही हैं कि कांग्रेस ने मुकाबले में माना भी नहीं और कांग्रेस ने कहीं सीधे तौर पे मुकाबला किया भी नहीं। यहाँ यदि कांग्रेस की तरफ से मुख्य तौर पे देखा हमने कि 4 फरवरी को ही उनकी कैंपेन शुरू हुई, जिसमें तमाम जो उनके स्टार कैंपेनर्स थे उनकी तरफ से कैंपेनिंग शुरू की गई थी। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर यही चीज़ देखने को मिली कि जोर जो एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस की तरफ से नहीं लगाया गया था। यदि कांग्रेस अपनी पूरी तरीके से दमखम से लड़ती तो यहाँ कहीं सीधे तौर पे एएपी और कांग्रेस, क्योंकि दोनों एक ही वोट शेयर करते हैं। जी, राहुल चंद लम्हे के लिए रोक रहे हैं आपको। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं वो जरा सुनाते हैं अपने नाज़रीन। लास्ट कुछ घंटों में जो अभी 2 घंटे में पता चल जाएगा। 2 घंटे मनोज तिवारी कह रहे हैं 48 पार वो आ रहे हैं, तो 2 घंटे में पता चल जाएगा, 3 घंटे में। जी राहुल, आप अपनी बात मुकम्मल करें। कांग्रेस ने खुद ये यकीन नहीं जताया बार बार कि कांग्रेस लौटेगी इस बार, हालांकि अब हल्के फुल्के बयान आना शुरू हुए थे कांग्रेस लीडरान की जानिब से, लेकिन कांग्रेस ने नतीजे से पहले ही एक तरह से हार क्यों मान ली राहुल? देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पर यदि पूरी तरीके से मैं वही चीज़ बता रहा था कि वोट शेयर दोनों का एक है, कांग्रेस और एएपी का। यहाँ पर यदि कहा जाए तो एएपी को, कांग्रेस को पता था कि यदि मजबूती से उसने यदि कहीं सीधे तौर पे फाइट किया तो एएपी को और कांग्रेस का दोनों का वोट बटेगा और बटने की वजह से क्लियर एज यहाँ पे भाजपा को मिलेगा और भाजपा यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे जीत हासिल करेगी। और यही कारण रहा था कि कुछ ही एक जगहों पे वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो उनके कैंडिडेट थे उनकी तरफ से दमखम जरूर दिखाया गया, जिसमें कि सीधे तौर पे यदि बात किया जाए हरिनगर रहा हो, तिलक नगर रहा हो, चाहे आपका कालकाजी रहा हो, इन सभी जगहों पे अपनी तरफ से जोर दिया गया। उनके जो तमाम मुख्यमंत्री थे इन जगहों पे कैंपेन की, लेकिन पूरी की पूरी 70 विधानसभा सीटों की यदि बात किया जाए तो उन जगहों पे कांग्रेस का कहीं सीधे तौर पे कैंपेनिंग नहीं देखने को मिली थी। कांग्रेस कहीं सीधे तौर पे ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पे वोट का डिवाइड हो और यहाँ कहीं सीधे तौर पे भाजपा को इसका क्लियर एज मिले और भाजपा कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाए। तो इस कारण से कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग ज्यादा उस तरीके की कैंपेनिंग नहीं देखने को मिली थी पूरे के पूरे चुनाव के दौरान। 4 तारीख को उनकी कहा जाए तो पार्टी के। जी राहुल, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया राहुल, ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच आपको बता दें नाजरीन कि हमारे इनपुट हेड, हमारे साथी आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, कौन से काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं और यहां पर काउंटिंग को लेकर, गिनती को लेकर किस तरह का माहौल है? मुख्तलिफ सियासी जमातों के एजेंट्स भी यहाँ मौजूद होंगे, हो सकता है कि लीडरान भी यहाँ मौजूद हों। किस तरह का माहौल है, कहाँ मौजूद है आप अभी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मुमताज कि मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हूं और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए अभी नजरें क्योंकि आम आदमी पार्टी पर ही है, क्योंकि 5 साल पहले सरकार चला चुकी है और अगले 5 साल के लिए तैयारी है। और जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं लगातार किसी भी संस्थान के, उस सब में आम आदमी पार्टी को एज मिलता दिख रहा है। ये देखिए आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और यहाँ पे तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सभी मीडिया के बंधु जो है वो यहाँ पहुंचे, उसके अलावा यहाँ पे जो उनके प्रवक्ता है वो पहुंचे। और मैं ये ऑफिस का नजारा दिखा रहा हूँ कि चहल पहल बड़ी हुई है, यहाँ पे काफी मीडिया के लोग भी हैं और काफी चहल पहल है। तो आप समझिए मुमताज की साफ तौर पे है कि नजरें, यहाँ बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया गया है। मैं वो राजेश को कहूंगा कि राजेश वो स्क्रीन दिखाइए, ये एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, यहाँ पे तमाम अपडेट ये लोग देखेंगे और खासतौर पे जी सलाम भी अभी देख रहे थे और वो लोग हर पल पल की जानकारी इकट्ठा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज देखिए, जहां तक अगर आप इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन अब सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी धड़कने हैं, जितनी भी मन्नतें हैं, जितनी भी दुआएं हैं, सब
आज पूरा होगा, चाहे जिसके लिए बेहतर कह लें या फिर जिसके लिए बेहतर नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि आज तमाम कोशिशों को या तमाम एग्जामिनेशन को आज एक तरीके से मुहर लगेगी और रिजल्ट ओपन होगा। उस रिजल्ट पे तमाम लोगों की निगाहें भी होंगी, पूरे हिंदुस्तान की, खास तौर पे इसलिए क्योंकि सिर्फ दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली के अलावा और कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा। और दिल्ली के इलेक्शन में जिस तरीके से बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े मसले सामने आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं से नजरें इस पर हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है। अगर आप मसलों की बात कर ले तो इस बार इलेक्शन इर्द गिर्द कहीं ना कहीं से शाहीन बाग के इर्द गिर्द बहुत रहा। इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का अगर सबसे ज्यादा चर्चा अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किसी चीज की हुई है तो वो विकास से ज्यादा चर्चा इस बार जो हुई है वो शाहीन बाग की हुई है। इसीलिए नजरें शाहीन बाग की तरफ भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, किस तरीके से चीजें आती है, क्या रुझान आता है। क्योंकि 8 बजे शुरुआत होगी, आज 8 बजे शुरुआत होगी गिनती की, और उसके बाद धीरे धीरे करके रुझान आपके सामने आएगा और हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हम ये भी पहुंचाएंगे कि आखिर नेताओं का एक्सप्रेशन क्या है, नेता क्या सोचते हैं, किस तरीके। देखिए, बयानबाजी भी सुबह सुबह आने शुरू हो गई है, चाहे वो मनोज तिवारी की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर कांग्रेस सुभाष चोपड़ा की बात करें, सभी लोग अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंट। आशिफ, एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी को वापस हुकूमत देते हुए नजर आ रहे हैं, वापस इक्तिदार मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसके बावजूद ये दावा किया है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है आशिफ, या फिर बीजेपी को लगता है कि बीजेपी ने उस हिसाब से मेहनत की है आवाम के बीच कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहते हो बीजेपी ही जीतेगी? क्या लगता है आपको? बेशक आपने बहुत वाजिब बात कही है मुमताज। देखिए, साफ तौर पे है कि इसीलिए ये जो मेहनत की बात है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, किसी को कोई गुरेज भी नहीं होगा ये कहने में कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब चुनाव शुरू हुआ तो उस वक्त जो ओपिनियन पोल आए थे लोगों के, उसमें साफ तौर पे सबसे ज्यादा एज दिखाया गया था आम आदमी पार्टी को और कहा गया था कि क्लीन स्वीप करने वाली है आम आदमी पार्टी। और सीधे तौर पर जो पिछली बार जो उनका जो मार्जिन था या पिछली बार जो उनका अंक गणित था, इस बार भी उसको पास करेंगे, इस बार भी तक पहुंचेंगे। लेकिन जब चुनाव स्टार्ट हुआ और चुनाव में जिस तरीके से शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री लोग हों, बीजेपी के हों, सभी लोगों ने जिस तरह से उसको हाइप किया और फिर उसके बाद गोलबंदी हुई, तब आप समझिए कि बीजेपी ने ये मेहनत की है कि जितने सांसद थे, एक एक सांसद को एक एक झुग्गियों में भेजा गया, रात रात बिताई गई है। कई सारे सांसद ऐसे रहे हैं जो 3-3 रात 4-4 रात झुग्गियों में बिताए, उसके कॉलोनियों में बिताए। उसके बाद जितने सांसद थे, जितने मंत्री थे, यहाँ तक स्टेट के, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले आप, चाहे बिहार की बात कर ले, झारखंड में। आसिफ, आपसे मजीद चर्चाएं करेंगे, आपसे जानेंगे पल पल के अपडेट क्या है और क्या हो रहा है वोटिंग के दौरान, रुझान क्या कह रहे हैं।